संशोधन में कौन सा संविधान संशोधन हो गया? लगातार नहीं बढ़ाए थे सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहे थे कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। जब विजिट पर बुलाए खत्म किए और अच्छा ये बताइए, क्या बताया अनुच्छेद 111 के तहत अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति के पास जब सदन कोई बिल पारित कर देता है तो अंतिम स्वीकृति के लिए बिल कहां पहुंचता है? स्वीकृति के लिए विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकार करना। तो जब तक राष्ट्रपति उसका स्वीकार नहीं करता, मतलब सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले पाता। तो विधेयक तो जाता है, तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, वापस भी कर सकता है, पाकिट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं वापस कर सकता, लेकिन चाहे तो बिल को रोक ले, या स्वीकृति देने से मना करे। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है, रोक भी सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन चाहे तो स्वीकृति दे, चाहे तो रोक दे, चाहे तो मना करे, पुनर्विचार के लिए। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं न तो वो रोक सकते हैं, न पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, और न उसे इनकार कर सकते हैं। 3 कंडीशन ऐसे होते हैं। बात आप समझेंगे? तो कौन ऐसे विधेयक हैं, संविधान संशोधन पढ़े हैं आप लोग, तो कौन विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति स्वीकृति दे भी सकता है, रोक भी सकता है, वीटो का भी प्रयोग कर सकता है, पर पुनर्वास के लिए वापस नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल के अलावा किसी भी सांसद द्वारा उठाया जाए। संविधान संशोधन सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी, मतलब चाहे तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में संविधान संशोधन लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा कोई भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है, मंत्री लाएगा तो सरकारी है, सांसद सदस्य लाएगा प्राइवेट बिल। अगर प्राइवेट बिल आया संविधान 368 के तहत और बिल दोनों सदनों ने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति रोक लेंगे। प्राइवेट बिल अभी तो बोले हो क्या क्या प्राइवेट नहीं समझ आ रहा, तुम कहा प्राइवेट बिल तो मेरे को थोड़ा पता था, लेकिन अभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। हमने 4 तरह का बिल, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, इसलिए इस पर डिस्कशन कर रहा हूं। लिखा भी दे रहा हूं, कौन बिल अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वो भी तो 4 तरह का विधेयक होता है। एक होता है सामान्य, जो संशोधन करने वाले विधेयक हैं। संविधान संशोधन का वर्णन 368 में है। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। किस आर्टिकल, किस भाग में है? भाग 20 में।
भाग 20 में संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो अभी 3 प्रकार का है, या यूं कहिए 4 प्रकार। पहला होता है 3 प्रकार का, एक सामान्य प्रक्रिया द्वारा से, या सामान्य संशोधन, जैसे राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन करना। तो ये क्या है? सामान्य, यानी सामान्य संशोधन का मतलब क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों में समान बहुमत की आवश्यकता है, सामान्य बहुमत, ठीक ना। अब या इसी तरह न्यायाधीशों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ाना हो, सामान्य बहुमत द्वारा बिल पारित होगा। नए राज्यों का निर्माण करना हो, सामान्य बहुमत से हो जाएगा। नए राज्य का निर्माण करना हो तो नए राज्य का निर्माण के लिए मैंने बताया था कि विधानसभा 2/3 बहुमत, विधानसभा राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति के सिफारिश पर ये बिल पेश होता है और राष्ट्रपति सिफारिश करता है। ये संसद दोनों सदनों का सामान्य बहुमत से, सिफारिश का मतलब हम कहेंगे कि भैया आपका काम कर दो, आप इनके पास गए कि सर सिफारिश कर दीजिए कि मैं आपका काम कर दूँ, आई आपकी पैरवी हमसे कर दी क्योंकि इनसे हमारी जान पहचान, ये सिफारिश है। तो बिल में राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका होती है। तो कोई भी बिल अगर राज्य भेजता है कि भैया, राज्यों से पहले मंगाया जाएगा कि किसी राज्य का निर्माण करना हो तो वह पहले राष्ट्रपति कहेगा भैया फला राज्य का निर्माण, संसद से कहेगा कि आप इस बिल को क्या करिए, राष्ट्रपति कब कहेगा जब लोगों की इच्छा हो। जैसे यूपी में बात हो रही है पूर्वांचल राज्य, अब नहीं है लेकिन मान लीजिए कि पहले चल रही थी, अभी भी कुछ लोग मांग करते हैं कि पूर्वांचल को अलग जिला बनाया जाए, अलग देश राज्य बनाया जाए, क्योंकि जो टैक्स है हम भी देते हैं, लेकिन इस टैक्स का डेवलपमेंट खर्च कहाँ सरकार करती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी डेवलप एरिया है, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब की टैक्स तो हम भी देते हैं, हमारे पर सरकार ध्यान नहीं देती है। हमारा पूर्वांचल पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। मेरठ वोरठ चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, लगेगा ही नहीं कि यूपी का भाग है। नोएडा को तो मिनी टोक्यो कहा जाता है, इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, इतने रईस लोग हैं। गाजियाबाद अभी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर कहाँ है? पश्चिम में। पैसा हमने दिया, फिल्म सिटी बनने जा रही है, उधरे बनने जा रही है। तो जो भी सरकार डेवलप करती है उधर करती है, टैक्स हम भी देते हैं। तो आखिर हमें यूपी में रहने से फायदा क्या? जब सरकार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है तो पूर्वांचल के लोगों की मांग रहती है कि भैया हमें आओ। इस समय मांगे थोड़ी दब इसलिए गई है क्योंकि मुख्यमंत्री कौन है? हमें भरोसा है कि योगी जी हैं तो जरूर अपने क्षेत्र का ध्यान रखें, यानी हमारा पिछड़ा नहीं रहेगा। और आज गोरखपुर नहीं कह लीजिए, पूरे पूर्वांचल में, गोरखपुर में, बनारस में बहुत काम, हाँ पूरे पूर्वांचल में उसका असर नजर आ रहा है। इतनी तेज डेवलपमेंट इसके पहले कोई भी गवर्नमेंट नहीं। आज तो मैं जब गोरखपुर में पढ़ाने गया था तो उस समय मैं पटना में पढ़ा रहा, पटना 3 दिन। अब पटना में बीएससी मेंस का 48वीं से 52वीं मैंने पटना में 2009, ठीक ना, अपनी खुद की कोचिंग थी पटना में।
हाँ, हम कहीं भी किसी दूसरे पे नहीं पढ़ा था। किस जगह सर? ठीक ना, महेंद्रू में। ठीक ना, तो पटना में 48वीं से 52वीं लड़कों की डिमांड पर मैं गया था। तो उस समय एक ही साथ 48वीं, 49वीं, 50वीं, 51वीं, 52वीं 5 साल का मेंस का एग्जाम एक साथ हुआ। उसी मेंस को पढ़ाने में गया था। ठीक ना, तो उसी दरमियान हमको करतार कोचिंग सेंटर एक थी गोरखपुर में, वहाँ भी है सर? पटना में। हाँ, है। तो हम वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन करतार भी हम 2 क्लास लेते थे। और करतार वाला जब हमको जाना था, यहाँ के करतार वाले रंगे जी, तो पता चल गया कि भाई देवरिया के हैं, अब पटना में पढ़ा रहे हैं। ठीक ना, अब ये हमारे पीछे पड़ गए कि 3 दिन में आता था। तो आते थे तो हम 4 बजे हमारी ट्रेन, 5 बजे नहीं, रात की तो आती थी 11 बजे। 11 बजे ट्रेन आती थी। ठीक ना, 11 बजे नहीं, 11 बजे हम पकड़ते थे और ट्रेन आती थी यहाँ 4 बजे। तो दोनों समय अंधेरा रहता था। रिक्शा पर बैठे थे तो डर ये लगता था कोई छीन ले। बात समझे कि नहीं? और आज वही गोरखपुर है कि जेंट्स तो छोड़ दीजिए, 2 बजे रात्रि को लड़कियां रिक्शा पर बैठेंगे, उनके मन में कहीं भय नहीं रहेगा कि हमारे साथ कुछ बचता है। ये गोरखपुर का बदलाव। आज गोरखपुर पूरा चकाचौंध, सब रोड पूरे 24 घंटा, लाइट भी कभी कभार कट जाती है कई दिन पर। बस बहुत कुछ बदल गया है। आज देख रहे हैं कि होटल तमाम सारी चीजें पूरा सर तारामंडल तो अलग ही गोरखपुर हो गया। हाँ, एक अलग है। ये विकास पूरा पूर्वांचल में नजर आ रहा है, नहीं तो इतना पूर्वांचल का तो थोड़ा सा ये मांग दब गई। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में फिल्म सिटी बन रही थी। इन्हीं के काल में सबसे बड़ा एयरपोर्ट आप पूर्वांचल को नहीं दे सकते थे सोना। अगर पूर्वांचल को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दे देते तो पूर्वांचल का डेवलपमेंट सही हो जाता। पूर्वांचल में अगर फिल्म सिटी दे दिए होते, बहुत डेवलपमेंट हो गया होता, लेकिन नहीं दिए। स्टेटस नहीं था। तो अरे स्टेटस बनाना पड़ता। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात से असंतोष, खिन्नता आती है कि नहीं, कि दे तो रहे हम भी, हमारे यहाँ कैसी है। लेकिन आज ये कह लीजिए, जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर इतना डेवलपमेंट हो गया कि मजबूरी है गवर्नमेंट की। अगर इनके मन में रहा भी होगा कि हम फिल्म सिटी गोरखपुर को बनाएं या देवरिया को बनाएं, तो भी नहीं बना सकते थे, कि जो चीजें वहां उपलब्ध है वो यहाँ नहीं है। आज इतना डेवलप हो गया वो क्षेत्र कि आज यहाँ का सीएम भी मजबूरी में उधर विकास कर रहा है। तो अगर पूर्वांचल के लोग, गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई पूर्वांचल को राज्य दे देना, तो हम अपनी सिफारिश किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति कहेगा संसद से कि भैया आप एक बिल लाइए और इस राज्य का निर्माण करो। तो यानी राज्य का निर्माण होगा तो वह किसके सिफारिश पर लाया जाएगा? डायरेक्ट संसद नहीं ला सकती। संसद को भी लगता है कि सरकार को नहीं हमें बिल लाना, तो राष्ट्रपति से कहेगा कि हम ऐसा लाना चाहते हैं। तब वो राष्ट्रपति कहेगा भैया आप पूर्वांचल को बनाए, तभी नए राज्य का निर्माण, यानी नए राज्य का निर्माण का बिल होगा तो वो किसके? राष्ट्रपति के सिफारिश पर। और राष्ट्रपति सिफारिश करने के पहले उस राज्य के विधानसभा, हम विधेयक पढ़ाए, राज्य के विधानसभा के पास राय के लिए भेजेगा। हालांकि राय मानने के लिए तैयार नहीं है, मजबूर नहीं है। अगर न भी दे और राष्ट्रपति चाहे कि नहीं हम सिफारिश कर, तो कर सकता। लेकिन जो एक प्रक्रिया है कि राज्य से पूछा जाए जिस राज्य का विभाजन करना है, क्योंकि नया राज्य बनेगा तो किसी राज्य का भाग लेकर के तो ये संसद में लाया जाएगा। संसद सामान्य बहुमत से, तो ये सब जो बिल है ये सामान्य बहुमत है। और इसमें राष्ट्रपति चाहे तो बिल की स्वीकृति दे सकता है, चाहे तो बिल पर पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है, चाहे तो बिल को रोक सकता है, चाहे तो पार्टी बिलों का प्रयोग कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। यानी इस तरह के बिल पर राष्ट्रपति को जाएगा। और इस तरह का संशोधन जो है, सामान्य संशोधन जो है, इसको 368 में शामिल भी नहीं। बात समझे कि नहीं? एक दूसरा है संविधान संशोधन।
जो 368 के तहत संविधान संशोधन इसमें दो तरह का है। एक होता है विशेष बहुमत से, यानी संसद विशेष बहुमत से बिल पारित करे। किसी भी अनुच्छेद में बदलाव करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए था? विशेष बहुमत। लेकिन किसी भी अनुच्छेद में बदलाव कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 को, जो सबसे बड़ा अभी तक का बेंच है, उस फैसले के बाद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव है। यानी संवैधानिक ढांचे, सब पढ़ा चुके हैं, संवैधानिक ढांचे को छोड़कर किसी भी अनुच्छेद में विशेष बहुमत से बिल पारित किया जा सकता है। ये दूसरे प्रकार का बिल है। अगर इस तरह का विशेष बहुमत से बिल पारित होकर गया राष्ट्रपति के पास 111 के तहत अंतिम स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना है। न तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और न ही अस्वीकार कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पॉकेट वीटो का प्रयोग। यहां पर ऐसे बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही। या एक बिल ऐसा भी होता है कि विशेष बहुमत अब प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो ये तो दोनों बिल है। अब इसमें कौन बिल आएगा? जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक, यानी जो संविधान में संशोधन कर रहा है और संवैधानिक संघीय प्रणाली में को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे बिल को राज्यों का अनुमोदन, जैसे महिला आरक्षण बिल, ये राज्य भी प्रभावित है, भारत का संविधान संशोधन है, तो ये विशेष बहुमत आधे राज्यों की, जीएसटी है, ये विशेष बहुमत आधे राज्य। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। इस सब बिल को अगर ये करना है तो विशेष बहुमत आधे। ये दोनों प्रकार का बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य है। एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक ये भी हम लोग पढ़े हैं। धन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो धन विधेयक राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? नहीं, धन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। नहीं सर, राष्ट्रपति के ही धन विधेयक आता है ना। राष्ट्रपति धन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे, चाहे तो इसको अस्वीकार कर दे या अपने पास रोक ले और अंतकाल करे। धन विधेयक को पारित करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्यता नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, या तो स्वीकृति देंगे या रोक लेंगे, बस। लेकिन नहीं, लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेंगे। एक चौथा विधेयक कंडीशन आता है, जब कोई राज्य विधेयक तैयार करता है, अगर राज्यपाल को यूं लगता है कि इस पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है, तो वह राष्ट्रपति के पास भेज दी। अब राष्ट्रपति के पास जब गया बिल, तो राष्ट्रपति चाहे तो बिल को रोक सकता है, नहीं चाहे तो अनुमोदन कर देगा, या राष्ट्रपति कहेगा कि राज्यपाल के पास भेज देगा, फिर गवर्नर के पास, और कहेगा कि आप पुनर्विचार के लिए विधानमंडल से। अब राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज दिया, विधानमंडल ने उस बिल को फिर से पुनर्विचार करके पारित कर दिया, तब फिर जाएगा वो राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बिल आया, जिसे मैंने कहा कि कोई भी बिल अगर पुनर्विचार के लिए आ जाती है, अब पुनर्विचार करके अगर सदन भेज दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, मतलब अगर पुनर्विचार के लिए कोई बिल आया, रोक लिया तो बिल खत्म, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब पुनर्विचार करके यदि सदन ने वही बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य। लेकिन जो राज्यों का विधेयक, राष्ट्रपति ने क्या किया कि बिल को भेज दिया किसके पास? राज्यपाल के पास, इस आशय से कि आप कहिए विधानमंडल से पुनर्विचार।
अब पुनर्विचार अगर बिल होगा तो पुनर्विचार बिल कहां जाएगा? पुनर्विचार बिल कहां जाएगा? राज्यपाल के पास। राज्यपाल कहां भेज देगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति के बाध्य नहीं है कि अब पुनर्विचार करके ऐसा बिल आए तो उसका राष्ट्रपति क्या करे? सिफारिश ही करे, पारित ही करे। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को भी रोक सकते। ध्यान दीजिएगा, अगर राज्य का कोई बिल है, राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास भेजते हुए विधानमंडल के पास भेजा है, अब फिर विधानमंडल से बिल पारित हो गया, राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं। चाहे तो बिल को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ये सब राष्ट्रपति का। तो अब आपका प्रश्न है कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल किस एग्जाम के लिए? यूपीएससी के लिए तो पूरा। तो एक तो आपको संविधान के स्रोत कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर संविधान के सोर्सेस से क्वेश्चन आता है कहां कहां से कौन कौन लिया गया है। दूसरा, ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इस संविधान निर्माण में जो तमाम समितियों का गठन हुआ, प्रारूप समिति में कौन कौन है, ये सब देख लीजिएगा। अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ठीक ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष था, पहली बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, कब संविधान लागू हुआ। ये संविधान निर्माण में मुख्य मुख्य बिंदु, जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं संवैधानिक डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट की बात में नहीं कर रहा हूं, लेखपाल की। संविधान निर्माण प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे खास तौर से प्रारूप समिति और विभिन्न संसदीय समितियां, जो विभिन्न विषयों की समितियां गठित हुई थी, उन समितियों का चेयरमैन आपको देखना, ठीक है ना, ये संविधान निर्माण। उसके अलावा अनुसूची, अनुसूची में केवल आपको इतने जानना है किस अनुसूची किससे संबंधित। जैसे अनुसूची 1 में मुख्य बात क्या है, अनुसूची 2 में मुख्य बात क्या है, अनुसूची 3 में मुख्य बात क्या है, यानी शपथ किसमें है, वेतन भत्ता। अब किसका किसका वेतन भत्ता नहीं, केवल भत्ता वेतन किस अनुसूची में है, राज्यों के नाम किस अनुसूची में है, राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, भाषा का वर्णन किस अनुसूची में, दल बदल विधेयक किस अनुसूची में है, आपका नगर पालिका ग्राम पंचायती राज ये किस अनुसूची में। केवल इतने ध्यान, मुख्य पॉइंट ये अनुसूची से देखना, सोर्सेज पूरा देखिए। उद्देश्य आप लोग कायदे से देख लीजिए। उद्देशिका, उद्देशिका में हमने विभिन्न शब्दावली बताया था। वो शब्दावली, इसका मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका राज्यों के गठन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये देख लीजिएगा। नागरिकता, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन पढ़ाया हूं। फिर नागरिकता है, नागरिकता में आप लोग अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक मत देखिएगा, 9, 10, 11 नागरिकता में अनुच्छेद 9, 10, 11। फिर नागरिकता प्राप्त करने का केवल पॉइंट का नाम, कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त, अंदर नहीं घुसना। नागरिकता प्राप्त करने के उपाय हमने लिखाया है, या नागरिकता प्राप्त करने के केवल पॉइंट याद कर लेना है। अंदर पीसीएस के लिए पढ़ना है, बाकी एग्जामों के लिए केवल पॉइंट, यानी जिन 5 कारणों से नागरिकता मिलती है उसको। CAA 2019 उसमें जरूर देख लीजिएगा।
मूल अधिकार में भाग 3 जो है मूल अधिकार में अगर यूं कहा जाए क्या होगा? हाँ, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार में यो कह लीजिए तो हम कहेंगे कि सभी आर्टिकल खासतौर से समता का अधिकार 14 से 18 पूछता ही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के आपका 19, 20, 21, 22 पूछता है। लेकिन मेन पॉइंट अब हम आप लोगों को लिखाए हैं अनुच्छेद 14 में भी कितने प्रकार का ये नहीं देखना, बस 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18। जैसे 14 में है विधि के समय समता और विधि का समान सर्वोच्च। अनुच्छेद 15 में है राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में है कि आपका सरकारी नौकरियों की नियुक्ति में राज्य कोई विभेद नहीं करेगा। 17 में है अस्पृश्यता का निषेध, 18 में है उपाधियों का निषेध। बस इतने याद करें। मेरी बात आप समझे कि नहीं? अब अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अब ए में क्या है, बी में क्या है, सी में नहीं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का नाम याद। कौन कौन स्वतंत्रता दी गई है? फिर आपका 20, 21, 22 ये तीनों आर्टिकल देख रहे हैं। लेकिन यही 20 में क्या है, तो 20 में यह है कि अपराधियों को अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 आप लोग देख लीजिए, जीवन जीने का अधिकार है। उसी में 66वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को 21A में फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का में संरक्षण है। अब उसमें हम आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाएं, निवारक निरोध अधिनियम, उसमें हम तमाम वो सब नहीं देखें। बस आपको 3 चीज सामान्य स्थितियों में जो गिरफ्तारी होता है कि अपराधी को अपराध का कारण बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित थे। ये जो 4 कारण लिखाया हूं केवल इतना, ठीक ना। फिर आपका 25 से 28 में 25 को देख लीजिएगा, 26, 27, 28 न भी याद है तो कोई याद नहीं। तो 25, अच्छा 23, 24 भी याद कर लीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, 25। और फिर 29, 30। 29, 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 29, 30 देख लीजिएगा। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 37 देख लीजिएगा। अच्छा 13 नहीं दिखाया ना, 13 भी देख लीजिएगा। मूल अधिकार में 13 में क्या है, यदि कोई भी संसद या विधायिका कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का अवहेलना करता है तो न्यायपालिका को पावर है कि उसकी समीक्षा करे, यानी न्यायिक समीक्षा, यानी मूल अधिकारों का प्रहरी है, सजग प्रहरी। अनुच्छेद 32 भी देख लीजिएगा। 32 में 5 रीटों का नाम जानिएगा, रीट किससे संबंधित है, क्वेश्चन बन जाता है, पढ़ाया भी। डीपीएसपी में अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 44, 45, 46, 48 इतने आर्टिकल देख लीजिएगा। राष्ट्र, अब आ जाइए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य, ये आपको 11वां मूल कर्तव्य, खासतौर से 11वां मूल कर्तव्य कैसे जोड़ा गया, ठीक ना, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य लाया गया, ये सब थोड़ा देख लीजिए। फिर आपका राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो राष्ट्रपति में इसमें आर्टिकल में से अधिक इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के कार्य।
राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, शपथ कौन दिलाता है, वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है। ये जो आर्टिकल ध्यान देना 3-4 को आर्टिकल राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 54, 53-54 दोनों का, 53, 54, 55, 56। पेपर में बात है ना, हाँ। ये चारों दे दीजिए सब। एक देगा कि ये अधिकार राष्ट्रपति को है, किस आर्टिकल के थ्रू, वही चारों दे देंगे। पेपर 53, हाँ, तो 53-54 नहीं तो आप कंफर्म जान रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो 53 भी देख लीजिएगा, 54 भी देख लीजिएगा, 55 भी देख लीजिएगा, 56 भी देख लीजिएगा, अनुच्छेद 60 भी देख लीजिएगा, 61 देख लीजिएगा, 58 भी देख लीजिएगा, अनुच्छेद 73, 74, 75 देख लीजिएगा जो मंत्रिपरिषद का है, अनुच्छेद 74, 75, 76 भी देख लीजिएगा, वो क्या है, महान्यायवादी का है, ठीक है ना। अब आप 79-80 संसद, 79-80, 81 राज्यसभा, लोकसभा और संसद, 21 में है संसद का वर्णन, संसद के 3 अंग होगा, लोकसभा के गठन के संरचना क्या होगा, राज्यसभा के संरचना, तो आर्टिकल का नाम, ठीक ना। फिर आपको अनुच्छेद 93 अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 93 आर्टिकल 93, फिर आपका अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, फिर अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 111 अभी बताया हूं, राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, अनुच्छेद 112 बजट, अनुच्छेद 118 वो जो प्रक्रिया है, ठीक ना, संसदीय प्रक्रिया, ठीक ना। अनुच्छेद 116 भी ले लीजिए, 16-18 राष्ट्रपति संसद आपका हो गया। फिर आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, एक अनुच्छेद 129, 2 ही आर्टिकल आपको रखना है। अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा, उसका कार्यकाल कैसे है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसको देता है, ये कार्य में कौन कौन अधिकार है, जैसे कि नाम केवल याद है, अंदर डीप नहीं जाना है। हम आप लोगों को पूरा डिटेल लिखा है, पीसीएस के यूपीएससी के दृष्टि से लिखा है, केवल नामों को याद कर लेना। अब मुझे लगता है इतना पढ़ाया, अगर एक बार आप लोग देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। हाँ हाँ, तो मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, पढ़ाया होता है। हाँ? मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक विधानसभा में बहुमत है, अच्छा मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, हाँ मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक ना। तो ये सब बहुत कायदे से पढ़ाया था। एक बार आप लोग कॉपी जब खोले पढ़ते जाएंगे तो अपने आप याद होता जाएगा, क्योंकि जो हम पढ़ाए हैं अगर वो आपके कॉपी में लिखे तो जैसे आप सुनेंगे याद होता है। तो 124 और 129, फिर आपका आ जाइए अनुच्छेद 148, क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 153 राज्यपाल, अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 59, 100। और खास तौर से ये केवल आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आज राज्यपाल के बारे में, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको हटाने का पावर क्या है, एक थोड़ा देखेंगे। मतलब इसमें आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो हाँ नियुक्ति कौन करेगा वो
शपथ कौन दिलाता है, वह किसके प्रति उत्तरदायी है, हम पूरा तो एक बार सरसरी निगाह से पढ़ ले। ये आर्टिकल देख लीजिएगा कि किससे रिलेटेड, मेरी बात समझे कि नहीं। फिर आप अनुच्छेद 163, 64, 65 यानी मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, ठीक ना। फिर आपका 168, 69, 70, 71, 21 से रिलेटेड, वो विधानमंडल से रिलेटेड है, ठीक ना। आपका 213, 215 न्यायाधीश वाला है, हाईकोर्ट, ठीक ना। 215, 16, फिर आपका आगे बढ़ जाइए, अनुच्छेद 300 क, 368, हाँ संविधान संशोधन, 324 नियंत्रक महालेखा परीक्षक निर्वाचन आयोग, ठीक ना। अब ये आर्टिकल 352, 356, 360, 395, ठीक ना, 393, अनुच्छेद 280, 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, 315 लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 263, मतलब केवल ये हम जो टॉपिक दिए हैं, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किसमें है, वित्त आयोग का वर्णन किसमें है, बात समझे कि नहीं, इस तरह का। फिर आप 338, हालांकि आर्टिकल नहीं आएगा, बहुत आएगा तो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, 338B ओबीसी आयोग, ये आयोग 3 को देख लीजिएगा, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, SC ST ओबीसी आयोग, इतने 5 आयोग। मानवाधिकार भी एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से। इतना में आपका पॉलिटी मुझे लगता है कि लेखपाल अदर एग्जामों में आपका हो जाएगा। नहीं, पूरे आर्टिकल रटने की कोई आवश्यकता नहीं। किससे कौन, तो जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल में ही रटना होगा, बाकी मुझे लगता है एक बार तेज गति से पढ़ेंगे आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। मुख्य बातों हम तो डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक ना। लेखपाल में बहुत डिटेल में जाने की, अब 314(1), 14(1), 14(2), 14(3), 14(5), 14(6) तक हम लिखाए हैं। इतने रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल बस मुख्य पॉइंट को। संविधान संशोधन में सबने जो इंपॉर्टेंट लिखाया है, खास तौर से 100 से लेकर 106 तक, हाँ संविधान संशोधन में ये तो जरूर देख लीजिएगा। 100 में क्या है, 101 में क्या है, 102 में क्या है, 103 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम इस समय चूंकि 2029 वाले चुनाव में ही अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इसमें ही हम महिलाओं को 1/3 सीटें दे देंगे, रिजल्ट कर देंगे। अब उसमें बिल इसी पर सदन बुलाने जा रहा है कि हो सकता है कि इतने कम समय में परिसीमन और सीमन न हो, तो वहां पर तो किया गया था कि परिसीमन के बाद नया संशोधन आएगा, आंकड़ा आएगा, परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद से आरक्षण लागू होगा। अब ये कर दिए हैं कि जितना तक हो जाएगा ठीक, लेकिन हम 1/3 सीटें दे देंगे। तो इस बार जो अगला लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो महिलाओं के लिए स्वर्णिम काल होगा, मतलब एक नए युग का आगाज के रूप में देखा जा रहा है।
हमें तो 2029 नहीं 2034 और 34 के बाद से 39, अगर 39 में देखा जाएगा तो हमको लगता है कि पुरुष अल्पसंख्यक हो जाएगा और सदन में नेता के रूप में केवल महिलाएं नजर आएंगी। क्योंकि साइंस भी कह रहा है सब पुरुष सब कम पैदा होगा, हाँ? पुरुष भी कम 37 तक खत्म। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में। साइंस भी है सर। हाँ, वो साइंस है कि लिंगानुपात ज्यादा किस पुरुष होना चाहिए कि महिलाएं, ज्यादा संख्या महिलाओं की। क्यों? जितने विकसित राष्ट्र हैं वहां पर लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष, वहां पुरुष कम है महिलाएं ज्यादा। हालांकि आपका देवरिया भी तो सर सिंपल होना चाहिए ना। इस आधार पर विकसित जिला है क्योंकि देवरिया में, जौनपुर में, आजमगढ़, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ठीक ना। अब साइंस का ये है, माना ये जाता है कि एक्स जो क्रोमोसोम है, वाई पुरुषों में कम होता जा रहा है सर। एक्स क्रोमोसोम एक कमजोर क्रोमोसोम है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम दोनों है तो उसमें प्रतिरोधी क्षमताएं कम है। यानी पुरुष भले कहता है कि हम मजबूत होते हैं, लेकिन वास्तव में स्ट्रांग कौन होता है, महिलाएं। हमने उनको इतना दबा दिया है कि उनको अपने एनर्जी का पता ही नहीं चलता। इसलिए जब महिला अपने पर उतरी है तो इतिहास बदली है। हमारे यहाँ शक्ति की देवी दुर्गा को माना जाता है, पुरुष को नहीं माना जाता है। शेर पर सवारी कोई पुरुष देवता नहीं करते हैं, महिला देवी दुर्गा जी करते हैं। पुरुष है कोई हनुमान है, कोई तीर धनुष लिया है, कोई भाला लिया है, कोई गदा लिया है, और दुर्गा जी अकेले सभी अस्त्र लिए नहीं, वो सभी अस्त्र लिए, यानी सभी पुरुषों की शक्ति के बराबर अकेली दुर्गा। जब महिषासुर और तमाम राक्षस हुए, जब देवताओं को लगा कि अभी हमारे बसे का, तब जाकर दुर्गा का सृजन हुआ और इन असुरों को क्या की, नाश किया। हमारे यहाँ जब वीरता की बात आती है, रानी लक्ष्मीबाई का हम याद करते हैं। शक्तिशाली पीएम के रूप में जब बात आती है तो इंदिरा जी याद आती है। तो हमारे यहाँ अभी कोरोना हुआ था, इसमें पुरुष जिनको कोरोना हुआ टपक गए। अब महिलाएं घर ही पर रह गई, उनको कोई बहुत ध्यान नहीं है, कोई महिला बहुत कम है, वो सब बच गई। ठीक ना। तो जो XY क्रोमोसोम होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमताएं, ये साइंटिफिक रीजन है, मजबूत होती है। जो भ्रूण होता है, इसलिए आप सुनते होंगे कि लड़का होने वाला होता है तो अक्सर गर्भ गिर जाता है, और जब लड़की होने वाला होता है, ये आप बुजुर्गों को जो सुनिएगा, जब लड़की होने वाली वो गर्भ नहीं गिरता। लड़का जब होता है, अब तो मान लीजिए मेडिकल साइंस काफी डेवलप हो गया, अब तो 100% हम सुरक्षित गर्भ करा लेते हैं, ठीक ना, ये मेडिकल साइंस। लेकिन जब पहले मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं था, हॉस्पिटल में दाई वाई से बच्चा पैदा होता था, तो लड़का होता था तो उसी समय ऑन द स्पॉट उसके डेथ की संभावनाएं बनी रहती। लेकिन अगर लड़की जब हो जाती थी तो बच जाती, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमताएं ज्यादा होती। बात समझे कि नहीं। तो जब प्रतिरोधक भ्रूण मजबूत है लड़की का, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या किसकी अधिक होगी, लड़की। अब हम लोग तमाम, लड़की हुआ तो अनिच्छा और कई सारे कारण से लड़की जनसंख्या, भ्रूण परीक्षण हो जाता है, अगर पता चला लड़की हुआ तो गर्भ गिरा दिया गया। तो इस तरह कृत्रिम तरीके से हम लड़कियों की उत्पादन क्षमता कम कर नहीं तो अगर स्त्री पुरुष को बराबर के नजरिए से आप देखेंगे तो लड़की जनसंख्या ज्यादा है, महिला जनसंख्या, यानी लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में। विकसित राष्ट्र में यही कारण, वहां लड़का लड़की में विभेद नहीं किया जाता। और आज के डेट में
जिसे हम लोग की पीढ़ी जो थी जब जन्म ली, उस समय परिवार की इच्छा क्या होती थी? 5 लड़कियां हो गई, लेकिन माता अगर लड़का नहीं तो माता पिता को बड़ी दिक्कत होती दुखी रहता है। है। आज मैं देखता हूं कि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिनकी पहली संतान लड़की हुई, दूसरी संतान उनकी हुई। हम ये देख रहे हैं कि आज के डेट में अगर कहते हैं लड़का लड़की हो तो वो फैमिली सबसे ज्यादा खुशहाल महसूस होता है। एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए। लेकिन जिनके पास 2 लड़कियां हैं वो खुश हैं, लेकिन जिनके पास 2 लड़के हैं वो परेशान। क्यों? बदमाशी करते हैं। क्योंकि अगर 2 लड़के हुए तो माता पिता की जो आने वाली पीढ़ी की सिचुएशन है, ये हमारी आकलन नहीं है, ये समाजशास्त्री चिंतन है, ठीक ना। आने वाला है कि अगर 2 लड़का हुआ, 1 लड़का हुआ तो माता पिता का बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजरेगा। लेकिन अगर 1 लड़की हुई तो उस माता पिता को जब भी संकट होगा लड़की पहुंच जाएगी। खुद मेरे साथ 4 भाई हैं हम, कोई दिक्कत अगर किसी के पास कोई नहीं जा पाता, बहुत मजबूरी हुआ तो सब कोई करना हो। बात ये है ना सर, लेकिन बहन एक है, किसी के पास कोई दिक्कत महसूस होता है ऐसे वो नहीं आएगी, लेकिन अगर अभी सूचना मिल जाए तो उसके पास समय निकल जाता है। अपने भी आते हस्बैंड को लेके करते हैं। अगर लड़की है तो माता पिता ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? पहले वाले लड़की जिनकी थी वो दिक्कत होती, क्योंकि महिलाएं दबी थी। अब पहले लड़की होती थी, लड़की की शादी कर दी, उसके घर वाले आने ही नहीं देते। आज के डेट में जो नई जो पीढ़ी आई है, इसमें लड़कियां भी, महिलाएं भी पुरुष के बराबर क्षमता रख रही हैं। तब वहां पर ये प्रतिबंध नहीं कि लड़की है तो उसके पिता के घर कुछ बात है तो नहीं जाने, वो जाएगी ही जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं? तो आज के डेट में जो सिचुएशन आ रही है, इसमें लड़की जनसंख्या बढ़ने की संभावना। आज 1/3 महिला आरक्षण लागू न हो, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए बहुत दिनों तक 80 से बिल पारित होने चाह रहा था, लेकिन 80 के बाद से ये बिल पारित नहीं हो पाया, क्योंकि जानबूझ करके इसको इनका कार्यकाल अंतिम नहीं होता, मतलब इनको 29 इससे फायदा मिल जाएगा, क्योंकि 50% मतदाता तो कहीं ना कहीं इनके पक्ष में फेवर में झुक जाएंगे। यानी कितनों भी बच्चे पे करे नरेंद्र सरेंडर, खाली बस महिला ये आरक्षण भी लागू हुआ, महिलाओं को वोट मिल जाएगा। जितना पुरुषों से घटेगा महिलाओं से बढ़ जाएगा। इनको टेंशन नहीं है। अब उसके अगले बार में जब तक इसका जोश खत्म होगा तब तक वो रहेंगे, इसीलिए वो पाएंगे इसी बार लागू। तो 106वां जो संविधान संशोधन है बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको लाया कौन था? सब भुला गए। ये पढ़ाए होंगे 106वां संविधान संशोधन पढ़ाए होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह। आप काफी पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम आपको पढ़ाए होंगे क्या संसद, जब हम लोकसभा पढ़ाए होंगे, तो जब हम आरक्षण की बात SC/ST का जो हम EWS SC/ST का 10 साल के लिए बढ़ाया गया, तो वहां पर हम महिला आरक्षण बिल भी ये जरूर पढ़ाए होंगे। बताए थे ना, लिखाए भी हैं, काफी जब देखोगे खोलोगे, ठीक ना। तो वो अब एक होता है कि संविधान संशोधन में हम सब संशोधन के एक सीक्वेंस में लिखाते हैं, लेकिन सभी संशोधन किसी न किसी आर्टिकल से रिलेटेड है। तो जब हम संविधान पढ़ाए तो वहां पर इसका सबका जिक्र वहां पर तो किए, लेकिन एक साथ नहीं किए सब संविधान से, इसलिए संविधान संशोधन अलग से बताने की, ठीक ना। तो आप ये सब देख लीजिएगा। हमको लगता है कि इतना जो जिक्र किया है, इतना पढ़ ले, लेखपाल का एग्जाम तो आपका नहीं। बस यही है कि एक बार, क्योंकि देख रहा हूं कि जो जैसे कोई आर्टिकल पूछ रहा हूं चुप हो जा रहा है, तो
हाँ, एक बार रिवीजन कोई भी एग्जाम है और कितनों भी हम नहीं ईश्वर खड़े हो जाए, अगर हम एक बार पढ़ा दें सब लड़कों को तैयार है, तो हम पूर्वांचल में तुम्हें लगता है कि किसी लड़के को बेरोजगार रहने देते हैं? माइक लगाते, पंडाल लगा देते और कहते सब आओ फ्री में क्लास में, क्योंकि अगर पूरा पूर्वांचल के लोग रोजगार पा जाते तो हम गरीब रहते। 100 रुपया चार्ज लगाते कि महीने में तुम लोग को देना है, अब फ्री में पढ़ाया हूं, हमारा अपना लाइफ गुजर जाता नहीं। तो पढ़ा देने से नहीं देगा, हम लोग तो छोड़ दीजिए। अगर मेरे फादर से कोई कहा होता कि 3 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए, अब मैं आपके लड़के को IAS बना, कोई दुनिया का भारत का कोचिंग सेंटर का, मेरे फादर कहते नहीं पैसा जमीन दे 3 करोड़ जमा कर दीजिए। यानी कोचिंग सेंटर या केवल पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं, बात समझे कि नहीं? ईश्वर भी खड़ा आ जाए, पढ़ा दे और ईश्वर से क्या अस्थायी याद हो जाए नहीं, जब तक जाकर के उसको 2 बार 4 बार 5 बार रिवीजन हो। बात समझे कि नहीं? अब परीक्षा के पूर्व मतलब 1 महीने के अंदर जितना आपने पढ़ा, नया चीज तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, जितना पुराना पढ़ाया गया करेंट अफेयर्स कुछ समय उसी पर रिवीजन, 1 महीने में पूरे सिलेबस रिवीजन हो, क्योंकि एग्जाम के समय पूर्व में जो पढ़ा गया है वही असली काम आता है। नहीं तो पहले का जो पढ़े हैं ध्यान कुछ है, विकल्प देखेंगे कंफ्यूजन में गलत कर जाएंगे, अरे ये नहीं। हाँ, एक बार एग्जाम के पूर्व रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसी के साथ आज आप लोग को कंप्लीटली, ठीक ना, बताओ हम 1857 पढ़ा दिए होते, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसने हमको दरअसल उसको क्लास लेना नहीं था, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे हम नोट्स पे एंशिएंट मेडुअल मॉडल तीनों का दे चुके हैं ना? नहीं, तीनों का नहीं है, एंशिएंट मेडुअल भी हम भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, फोटो कॉपी आप करा लेना। कौन? पॉलिटिकल भेजे होंगे, पॉलिटी भी भेजे होंगे, एंशिएंट मेडुअल हम भेज देंगे। शॉर्ट में नोट्स है, जिसे किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज, जैसे हमारे नोट्स की खासियत होगा कि उसमें परीक्षा से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वही दिया होगा, बाकी फिजूल चीजें नहीं दिया। किताबों में क्या होता है उसके पूरे डिटेलिंग बताया जाता है, ठीक ना। एंशिएंट मेडुअल हम भेज देंगे, आप फोटो कॉपी करा लेना। टीचर से लगभग पढ़े ही हो, अरे एंशिएंट मेडुअल तो पढ़े ही है, थोड़ा बहुत टॉपिक छूटा है, और जो टॉपिक छूटा वो 1857 अगर देख लेंगे तो बीच वाला टॉपिक बहुत कम आता है एग्जाम में। वनडे एग्जाम में तो बहुत नहीं है छूटता है, कर्नाटका युद्ध, मैसूर युद्ध, ये सब नहीं आता है। फ्रीडम मूवमेंट, कल्चर पोर्शन, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो नोट्स दे देंगे आप लोग, उसको फोटो कॉपी, मतलब नोट्स मोबाइल में रहेगा तो वो कोई मतलब नहीं है, उसको अब फोटो कॉपी करा लीजिएगा, अब फोटो कॉपी ही उसको पढ़ेंगे तो याद होगा। एथी पर कंप्यूटर में, मोबाइल पे, स्क्रीन पर कोई सोचे कि हम याद कर लें, तो स्क्रीन में है कोई महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको उतारने के लिए, याद करने के लिए किताब, कॉपी, पेन की आवश्यकता है। कॉपी का अधिक से अधिक यूज करें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, जितना पढ़े उतना लिखें। अगर लिखना शुरू कर दिए तो आपका पढ़ने की टाइमिंग बढ़ जाएगी। ऐसे पढ़ेंगे कुछ देर बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर उसको लिख कर पढ़ेंगे तो याद होने की चांसेस ज्यादा। हम आप लोगों को बार बार कहेंगे रफ कॉपी मत करिएगा, फेयर करिएगा, हम कहीं पढ़ाते हैं, बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि घर पर लिखिएगा। देखिए, एक होता है फेयर, जब कर उतारते हैं तो उसमें राइटिंग ध्यान होता है, लेकिन जब याद करना होता है तो राइटिंग पे ध्यान नहीं आ सकता। बस लिखते चलेंगे तो 2-3 बार रिवीजन हो जाता है, वो आपके
ये अंदर या दिमाग में घुसेगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करिए, लिखते हुए रफ कॉपी खरीद लीजिए, आता है केची वाला कॉपी, और जितना पढ़िए उतना। बिना लिखे हुए पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब भूलता है, उसको लिख लिख करके ही पढ़िए। कुर्सी मेज अगर पर पढ़ें तो सबसे बेटर है। अगर कुछ लोग कुर्सी पर नहीं बैठ जा पाते हैं और कमर वमर में रीढ़ की जो बोन है कमजोर है ना, वो तेरे के साथ है, पता चला बैठ ही नहीं पाए। हम लोग तो ये सिखाया जाता था, हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, पहला टीचर कुर्सी लकड़ी वाला है कि नहीं, वो मानता ही नहीं था कि कुर्सी मेज पर आप नहीं पढ़े तो पढ़ाई कर। हम लोग के जब पढ़ाई में ये माना ही नहीं जाता था कि कुर्सी मेज पर नहीं बैठ कर पढ़े तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी मेज पर सो करके बैठ करके पढ़े उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। वो जितना पढ़ेंगे 2% भी नहीं याद होगा, लेकिन जब कुर्सी मेज पर बैठ करके लिख कर पढ़ेंगे तो मान कर चले 15-20% याद। तो कुर्सी मेज पर बैठे, अगर वो भी नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन आजकल के लड़के बैठ ही नहीं पाते हैं। अरे मेरा एक लड़का है, ठीक ना, उसको हम 20 दिन से बैठा रहे, लाइब्रेरी भेज रहे हैं, 2-4 दिन लाइब्रेरी में बैठा रहा। लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन हमारा मित्र है, वो घूम घाम कराता था, पढ़ते क्या पढ़ रहे हैं। अब उसको कितनों हम समझाते हैं कि लाइब्रेरी में चल, लाइब्रेरी में जाने का नाम लेता है, लेट जाएगा तब पढ़ेगा, और जहाँ आधा घंटा पढ़ेगा सो जाएगा, ठीक है। तो जब नहीं बैठ पा रहे, एक आता है मेज, गांधी जी वाला मेज, छोटा सा, उस पर बैठ करके, बेड ही पर बैठिए, उस पर बैठ करके, उसमें आराम भी मिलेगा, मतलब थोड़ा सा हाँ आराम भी रहेगा, और शरीर थोड़ी सी स्टैंड रहेगा, क्योंकि पढ़ाई हमेशा स्टैंड होने से शरीर जितना सुस्त रहेगा, जितना शरीर को आराम देगा वो सुस्त रहेगा, और जितना सुस्त रहे दिमाग सुस्त, और दिमाग सुस्त कुछ भी याद नहीं। ठीक, तो पढ़िए और हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग कुछ अच्छा करिए और कुछ रिजल्ट निकालिए, और जब रिजल्ट निकालिएगा तो एक बार सूचना जरूर अपने टीचर को भी देना चाहिए। हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि रिजल्ट निकल जाता है, और जब मिलता है सर हमारा सिलेक्शन हो गया था, कुछ तो पता चला ज्वाइन करके तब 5-6 महीना बाद सूचना देते हैं, ठीक ना। तो हम ऐसे परिवार है जहां 3 भाई 1 बहन, चारों गवर्नमेंट जॉब, मतलब उनके पिताजी ने हमको मुश्किल से 25-30 हजार रुपया दिया, 4 लड़कों को गवर्नमेंट जॉब, ठीक ना। तो लेकिन सूचनाएं थोड़ा सा टीचर को, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। अब पता चला कि एग्जाम हुआ, एक को लड़का हमारा स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई, तो स्टूडेंट तो कम निराश होता है, उसके शिक्षक उससे ज्यादा निराश होते हैं। अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो उसको तो खुशी मिलता ही है, आपके सिलेक्शन से एक तो आप ज्यादा खुश हो, आपसे भी अधिक आपके मदर फादर, या दुनिया में सबसे अधिक खुश कोई होगा तो आपके मदर फादर, ठीक ना। पिताजी का तो समझिए कि आपने 5 साल 6 साल उम्र, अगर आपने रिजल्ट दे दिया, छोटा मोटा भी सरकारी रिजल्ट दे दिया, तो आपने मान कर चले कि अपने फादर को 5 साल उम्र आपने जो उनका निश्चित था उससे आपने बढ़ा दिया, इतना उनका हौसला मजबूत हो गया। तो सबसे दुनिया में अगर ज्यादा कोई खुश होगा तो मदर फादर, उसके बाद अगर कोई खुश होगा बीवी तो आपके शिक्षक, बाकी पड़ोसी वड़ोसी जान जाएंगे तो उनको टेंशन होगा नहीं। कुछ रिश्तेदार भी हैं जो सामने तो बड़े लच्छेदार बात करेंगे, लेकिन आप परेशान हैं तो अंदर अंदर खुश हैं, ठीक ना। भले वो सामने सहानुभूति व्यक्त करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उनके बीच अच्छा नहीं लगेगा, नहीं जलेंगे नहीं, रिश्तेदार है, बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ध्यान होगा कि देखो ये हो गया लेकिन हमारा लड़का नहीं। हाँ बात समझे कि नहीं। तो वो जलेंगे नहीं, पड़ोसी जलता है, दुश्मन जलता है, रिश्तेदार जलता नहीं, लेकिन वो खुशी भी
उसके चेहरे पर नजर नहीं आएगी, न्यूट्रल रहेगा। बात समझे कि नहीं? खुश होगा मदर फादर या आपके प्राइमरी से लेकर के जो हायर तक वो शिक्षक, और खास तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कराया है वो तो डायरेक्ट जुड़ा है। तो थोड़ा सा बताइएगा जरूर आप लोग, ठीक? ओके, धन्यवाद। अब हमें भी कुशीनगर जाना है, वहाँ क्लास लेना है, ठीक ना? तो यहीं पर क्लास क्या बज गया? चलो 12:46 हो रहा है, ठीक? आज अब यही क्लास को रोक रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी पूछना होगा, आपके पास मोबाइल नंबर हमारा होगा, आप बेधड़क कोई भी क्वेश्चन, और मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को जो टॉपिक, मैं उतने ही टॉपिक का टीचर नहीं, मैं सबसे अधिक एक्सपर्ट एंशिएंट और मिडिवल का, ठीक ना? हिस्ट्री तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और IR भी पढ़ाता हूँ। हाँ, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप पूछ सकते हैं, इकोनॉमी साइंस छोड़कर, क्योंकि वो सब छोड़े हुए बहुत हैं, ठीक ना? आप अदर में से कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। और मैं रहने वाला देवरिया, होम पढ़ाता तो पूरे पूर्वांचल में, लेकिन जितना अपने जिले के लड़के अगर सिलेक्शन लेंगे खुशी मिलेगा, वो सभी हमारे बच्चे हैं, उतना ही उनके साथ भी है लगाव, लेकिन जो खुशी आपके साथ महसूस होगी उतना खुशी वहां नहीं, ठीक? तो आप लोगों के सिलेक्शन में मेरा कहीं भी अगर योगदान होगा तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, ठीक? हम लोग अपने यहाँ भाटपा रानी में एक समय था कि फ्री में कोचिंग चलाए थे, आज इलाहाबाद से कुछ लोग, हम गोरखपुर से जाकर के हम लोग फ्री में पढ़ाते थे, और लड़के से हम लोग 500 रुपया या 300 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते थे। यह चार्ज इसलिए लेते थे कि उनका जो बैठता था उसका खर्चा नहीं था। इलाहाबाद से AC करा करके